नई दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित वर्मा विला की भव्यता देखने लायक थी, जिसकी ऊंची दीवारें और विदेशी वास्तुकला वहां रहने वालों की अपार धन संपत्ति का प्रदर्शन करती थी। दोपहर की तीखी धूप संगमरमर के फर्श पर गिर रही थी, लेकिन घर के अंदर का तापमान वातानुकूलित हवा से नहीं, बल्कि तनाव और नफरत की वजह से जमा देने वाला था। आलीशान ड्राइंग रूम के बीचों बीच आरोही वर्मा सिर झुकाए खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जो तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसी लगती थी। उसके साधारण कपड़े और बिना गहनों का रूप उसकी सौतेली मां और बहन की भड़कीली पोशाकों के सामने फीका लग रहा था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे कोई छीन नहीं पाया था। कमरे में सन्नाटा तब टूटा जब नलिनी वर्मा ने हाथ में पकड़े हुए चाय के प्याले को जोर से मेज पर पटका, जिससे चाय छलक कर मेजपोश पर गिर गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और वह अपनी सौतेली बेटी को ऐसे घूर रही थी जैसे वह कोई गंदगी हो। नलिनी ने तीखे स्वर में चिल्लाते हुए कहा कि आरोही का इस घर में होना ही उनके लिए सबसे बड़ा अपशकुन है। उसने आरोही पर आरोप लगाया कि सुबह उसका चेहरा देखने की वजह से ही आज उनके पति का करोड़ों का एक बहुत बड़ा सरकारी ठेका हाथ से निकल गया है। नलिनी के शब्दों में जहर था, जो सीधे आरोही के दिल को छलनी कर रहा था। लेकिन आरोही ने एक शब्द भी नहीं कहा। सोफे पर लेटी हुई रिया, जो नलिनी की अपनी बेटी थी, ने अपनी मां की बातों पर आग में घी डालने का काम किया। वह अपने महंगे मोबाइल फोन से नजर हटाकर घृणा भरी हंसी के साथ बोली कि यह तो होना ही था, क्योंकि पंडित जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि आरोही एक मांगलिक है। रिया ने ताना मारते हुए कहा कि जिस लड़की की कुंडली में ही दोष हो, वह जिस घर में रहेगी वहां बर्बादी ही आएगी। उसने आरोही की ओर उंगली उठाते हुए कहा कि वह एक साध साती यानी चलता फिरता दुर्भाग्य है, और जब तक वह इस घर में है, रिया की अपनी शादी और भविष्य भी खतरे में है, क्योंकि कोई भी अच्छे घर का लड़का ऐसी ननद वाले घर में रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा। तभी भारी कदमों की आहट सुनाई दी और मिस्टर वर्मा, आरोही के पिता, सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह व्यापारिक कठोरता थी और आंखों में अपनी ही बेटी के लिए कोई ममता नहीं थी। वे सीधे नलिनी के पास गए और अपनी हताशा जाहिर करते हुए कहा कि ज्योतिषियों की बात सच साबित हो रही है। उन्होंने घोषणा की कि अब बहुत हो चुका, वे अपनी बर्बादी का तमाशा और नहीं देख सकते। मिस्टर वर्मा ने एक क्रूर निर्णय लेते हुए कहा कि इस पनौती को घर से निकालने का समय आ गया है, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा और पैसा आरोही की भावनाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। आरोही ने पहली बार सिर उठाया और अपने पिता की ओर अविश्वास से देखा। उसकी आंखों में आंसू तैरने लग की कोशिश की कि उसने हमेशा एक आदर्श बेटी बनने की कोशिश की है, घर की देखभाल की है और उनकी हर आज्ञा का पालन किया है, लेकिन मिस्टर वर्मा का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने रुखाई से कहा कि उसके अच्छे व्यवहार से उनकी किस्मत नहीं बदल सकती और उसे अब इस घर से जाना ही होगा। मिस्टर वर्मा ने खिड़की के बाहर इशारा करते हुए एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को चौंका दिया, सिवाय नलिनी के, जो कुटिलता से मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा कि बगीचे में काम करने वाला माली राजू एक मेहनती और आज्ञाकारी नौकर है और वे आरोही की शादी उससे करवाने का फैसला कर चुके हैं। यह सुनकर आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें विलों में उस तराज आरोही के बाद की थेक राजिस तराज आरोही के बहारे की। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। एक पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार की बेटी की शादी एक अनपढ़ और गरीब माली से करवाना केवल अपमान नहीं, बल्कि एक सुनियोजित क्रूरता थी जिसका उद्देश्य उसे पूरी तरह से तोड़ना था। बगीचे में भरी दोपहरी में गुलाब की झाड़ियों की छंटाई कर रहा राजू, जो वास्तव में देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून विवान रायचंद था, ने घर के अंदर से आ रही आवाजें सुनी। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था
और उसके कपड़े धूल मिट्टी से सने थे। लेकिन उसकी आंखों की तीक्ष्णता और खड़े होने का तरीका किसी राजा से कम नहीं था। उसने अपनी पहचान छिपाकर यह रूप इसलिए धरा था क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उसके पैसे और रुतबे के बिना केवल उसके व्यक्तित्व से प्यार कर सके। विवान ने अपनी कैंची नीचे रखी और ध्यान से उस तमाशे को सुनने लगा जो अंदर चल रहा था। विवान के मन में एक अजीब सा कौतूहल और गुस्सा एक साथ उमड़ रहा था। उसने पिछले कुछ हफ्तों में आरोही को दूर से देखा था। वह जानती थी कि वह माली है, फिर भी वह हमेशा उससे सम्मान से बात करती थी। कभी कभी उसके लिए पानी या खाना भी भिजवा देती थी। विवान ने अमीर लड़कियों का अहंकार देखा था, लेकिन आरोही में उसे एक अलग तरह की सादगी और गहराई नजर आई थी। जब उसे पता चला कि उसके पिता उसे एक वस्तु की तरह उसे सौंपना चाहते हैं, तो विवान ने फैसला किया कि वह इस नाटक का हिस्सा बनेगा, यह देखने के लिए कि क्या आरोही वास्तव में वैसी ही है जैसा वह सोचता है, या वह भी अंततः टूटकर बिखर जाएगी। कमरे के अंदर आरोही ने चीखते हुए इस शादी से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी और न ही किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करेगी जिसे वह जानती तक नहीं। आरोही ने तर्क दिया कि गरीबी कोई अपराध नहीं है, लेकिन बिना मर्जी के शादी करना एक अपराध है। उसने अपने पिता से विनती की कि वे उसे घर से निकाल दें। वह कहीं और जाकर अपनी मेहनत से जी लेगी, लेकिन उसे इस तरह अपमानित करके न निकालें। उसकी आवाज में दर्द और स्वाभिमान का ऐसा मिश्रण था जिसने दीवारों को भी कपा दिया होता। लेकिन उसके परिवार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। नलिनी ने अपना आखिरी पत्ता खेला। वह अंदर के कमरे में गई और एक पुराना मखमली डिब्बा लेकर लौटी। उसने डिब्बा खोला जिसमें एक बहुत ही कीमती और पुरानी हीरो की माला थी, जो आरोही की स्वर्गीय मां की आखिरी निशानी थी। नलिनी ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा कि अगर आरोही इस शादी के लिए तैयार नहीं होती है, तो वह अभी इसी वक्त इस हार को सोनार के पास ले जाकर पिघला देगी और उसका अस्तित्व मिटा देगी। आरोही के लिए वह हार केवल गहना नहीं था, बल्कि उसकी मां का स्पर्श और आशीर्वाद था, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना चाहती थी। आरोही घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी सारी शक्ति जैसे छिन गई हो। मां की आखिरी निशानी को बचाने के लिए वह अपनी जिंदगी का सौदा करने को मजबूर हो गई थी। उसने आंसुओं से धुंधली आंखों से हार की ओर देखा और फिर अपने पिता की ओर, जिनकी आंखों में जीत की चमक थी। उसने धीरे से सिर हिलाया, एक मूक स्वीकृति जो उसकी आत्मा की चीख को दबा रही थी। यह केवल एक शादी की रजामंदी नहीं थी, बल्कि एक बेटी का अपने पिता के प्रति बचे हुए आखिरी सम्मान का अंतिम संस्कार था। उसने अपने होंठों को इतनी जोर से काटा कि खून निकल आया, ताकि वह रो न पड़े। मिस्टर वर्मा ने तुरंत राजू को अंदर बुलवाया। विवान अपने फटे पुराने कपड़ों और बिखरे बालों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसने जानबूझकर अपनी चाल ढाल को थोड़ा झुका हुआ और संकोची बना लिया था। जब मिस्टर वर्मा ने उसे बताया कि उसकी शादी उनकी बेटी से हो रही है, तो विवान ने जानबूझकर लालच और आश्चर्य का मिला जुला भाव अपने चेहरे पर दिखाया। उसने हाथ जोड़कर नाटक करते हुए कहा कि यह तो उसकी किस्मत है कि बड़े साहब की बेटी उसकी पत्नी बनेगी। विवान अपनी ही आवाज में छिपे व्यंग्य को महसूस कर सकता था, लेकिन वहां मौजूद कोई भी उसकी असली पहचान को भांपने की स्थिति में नहीं था। शादी की रस्में उसी वक्त उसी ड्राइंग रूम में बिना किसी पंडित या मंत्रोच्चार के जल्दबाजी में निपटाई जाने लगीं। नलिनी ने कहीं से 2 गेंदे के फूलों की माला मंगवाई और उन्हें एक दूसरे को पहनाने का आदेश दिया। कोई शहनाई नहीं बजी, कोई मेहमान नहीं आया और न ही कोई खुशी का माहौल था। यह शायद दिल्ली के इतिहास की सबसे रूखी और उदास शादी थी। आरोही ने कांपते हाथों से उस अजनबी के गले में माला डाली, जिसे वह अपना पति मानने को मजबूर थी। विवान ने जब उसके गले में माला डाली, तो उसे आरोही की आंखों में अथाह शून्यता दिखाई दी।
जैसे वहां अब कोई उम्मीद बाकी न रही हो। जैसे ही रस्म पूरी हुई, मिस्टर वर्मा ने राहत की सांस ली और तुरंत विदाई का फरमान सुना दिया। उन्होंने आरोही को एक छोटा सा बैग थमाया जिसमें उसके कुछ कपड़े थे और उसे चेतावनी दी कि वह दोबारा कभी इस घर की दहलीज पर कदम न रखे। उन्होंने नलिनी को वह कीमती हार आरोही को देने का इशारा किया, क्योंकि अब उनका मकसद पूरा हो चुका था। आरोही ने कांपते हाथों से अपनी मां का हार लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। यह जीत बहुत महंगी थी, लेकिन कम से कम उसकी मां की याद अब उसके साथ सुरक्षित थी, चाहे उसका भविष्य कितना भी अंधकारमय क्यों न हो। आरोही ने एक आखिरी बार उस घर की ओर देखा जहां उसका बचपन बीता था, जहां उसने अपनी मां के साथ खुशियों के पल बिताए थे और जहां उसके पिता ने उसे पराया कर दिया था। उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने अपना बैग उठाया और राजू विवान के पीछे पीछे मुख्य द्वार की ओर चल पड़ी। विवान ने महसूस किया कि यह लड़की बाहर से जितनी कोमल दिखती है, अंदर से उतनी ही कठोर चट्टान की तरह मजबूत है। वह बिना मुड़े, बिना किसी से शिकायत किए, अपने भाग्य को स्वीकार कर आगे बढ़ रही थी। बाहर सड़क पर आते ही लू के थपेड़ों ने उनका स्वागत किया। वर्मा मेंशन का भारी लोहे का गेट उनके पीछे जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया, जैसे किसी जेल का दरवाजा बंद हुआ हो। लेकिन आरोही के लिए यह आजादी की आवाज भी हो सकती थी। विवान ने कनखियों से अपनी नई नवेली पत्नी को देखा, जो अपनी महंगी साड़ी को धूल भरी सड़क से बचाने की कोशिश कर रही थी। विवान के मन में एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसे उस परिवार पर गुस्सा आ रहा था, दूसरी तरफ वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि यह नाजुक सी दिखने वाली लड़की उसकी झुग्गी झोपड़ी वाली दुनिया में कैसे सरवाइव करेगी। विवान ने रूखेपन का नाटक करते हुए कहा कि उसका घर यहां से दूर है और उन्हें पैदल ही बस स्टॉप तक जाना होगा, क्योंकि उसके पास टैक्सी के पैसे नहीं हैं। उसने सोचा था कि आरोही नखरे दिखाएगी या रोना शुरू कर देगी, लेकिन आरोही ने चुपचाप सिर हिलाया और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। धूप तेज थी और आरोही के नंगे पैरों में छाले पड़ने की संभावना थी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। विवान को पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसका यह टेस्ट उम्मीद से ज्यादा मुश्किल होने वाला है, न सिर्फ आरोही के लिए बल्कि खुद उसके लिए भी। रास्ते भर दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दिल्ली का शोरगुल, हॉर्न की आवाजें और भीड़ भाड़ उनके सन्नाटे को भरने में नाकाम रही। आरोही का दिमाग सुन्न था। वह केवल यांत्रिक रूप से चल रही थी। वह सोच रही थी कि जिस ईश्वर ने उसे इस दुनिया में भेजा, उसने उसके लिए ऐसी नियति क्यों लिखी। क्या मांगलिक होना इतना बड़ा पाप है कि उसे इंसान मानने से भी इनकार कर दिया जाए। वह अपने बगल में चल रहे उस आदमी को देख रही थी जो अब उसका पति था, एक माली, जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि उसके हाथ खुरदरे थे और कपड़ों से पसीने की गंध आ रही थी। बस में धक्के खाते हुए और फिर एक पुराने ऑटो रिक्शा में बैठकर वे आखिरकार शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक बस्ती में पहुंचे। यहां की हवा में बदबू थी और चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे थे। विवान उसे संकरी गलियों से होता हुआ एक बेहद पुरानी और जर्जर चाल के सामने ले गया। उसने एक टूटे हुए दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा कि यही उसका महल है। आरोही ने उस टीन की छत वाले कमरे को देखा जिसकी दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका था। यह वर्मा विला के एक बाथरूम से भी छोटा था, लेकिन आरोही की आंखों में न तो घृणा थी और न ही कोई डर। विवान ने ताला खोला और दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी सीलन भरी गंध आ रही थी। कमरे में केवल एक पुरानी खटिया, एक मिट्टी का घड़ा और कोने में स्टोव रखा था। विवान ने जानबूझकर उसे परखने के लिए कहा कि यहां कोई नौकर नहीं है। पानी भी खुद भरना होगा और खाना भी खुद बनाना होगा। उसने आरोही के चेहरे पर पैनिक या गुस्से के निशान खोजे, लेकिन आरोही ने अपना बैग खटिया पर रखा।
अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और बड़े ही सहज भाव से बोली कि उसे बस थोड़ी सी जगह और सम्मान चाहिए, बाकी सब वह संभाल लेगी। विवान अवाक रह गया। इस साओ चोई दुर्भाग्य कहलाने वाली लड़की में उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही थी। उस छोटी सी कोठरी में सुबह की पहली किरणें टूटी हुई खिड़की से छनकर आ रही थीं, जिससे हवा में उड़ते धूल के कण साफ दिखाई दे रहे थे। आरोही अपनी नींद से जागी। उसकी पीठ सख्त जमीन पर सोने के कारण अकड़ गई थी, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने अपनी आंखें खोलीं और उस बदरंग छत को देखा, जो उसके पिछले जीवन की रेशमी छतों से बिल्कुल अलग थी। फिर भी उसे यहां एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। यहां कोई उसे ताने मारने वाला नहीं था, कोई उसे अपशकुन कहने वाला नहीं था। उसने पास ही खटिया पर गहरी नींद में सो रहे राजू को देखा, जिसका चेहरा नींद में किसी बच्चे जैसा मासूम लग रहा था। आरोही ने धीरे से उठकर अपनी साड़ी ठीक की और मन ही मन निश्चय किया कि वह इस घर को, चाहे वह कैसा भी हो, एक स्वर्ग बना देगी। बिना किसी आवाज के आरोही ने कमरे की सफाई शुरू कर दी। उसने कोने में पड़ी पुरानी झाड़ू उठाई और वर्षों से जमा धूल को साफ करना शुरू किया। उसकी महंगी साड़ी, जो कल तक पार्टियों की शान बन सकती थी, अब धूल और मकड़ी के जालों से सन गई थी। लेकिन उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। उसने देखा कि कमरे में सामान बहुत कम और बिखरा हुआ था, जिसे उसने सलीके से जमाना शुरू किया। विवान, जो रजाई के नीचे से चुपचाप उसे देख रहा था, हैरान था। उसने सोचा था कि सुबह होते ही आरोही रोना धोना शुरू कर देगी या भाग जाने की कोशिश करेगी, लेकिन वह तो पूरे समर्पण के साथ गृहिणी का धर्म निभा रही थी। उसके हर काम में एक नजाकत और गरिमा थी, जो इस गंदी बस्ती में बेमेल लग रही थी। विवान ने जानबूझकर अंगड़ाई लेते हुए उठने का नाटक किया और रूखे स्वर में चाय की मांग की, यह देखने के लिए कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगी। आरोही तुरंत रुकी और उसने बहुत ही विनम्रता से बताया कि घर में न तो दूध है और न ही चाय पत्ती। विवान ने अपनी जेब से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले और उसके सामने फेंकते हुए कहा कि उसे इसी में सब कुछ चलाना होगा। वे पैसे इतने कम थे कि किसी भिखारी को देने पर वह भी शायद मना कर दे, लेकिन आरोही ने उन्हें ऐसे उठाया जैसे वे कोई बड़ा खजाना हो। उसने कहा कि वह अभी दुकान जाकर जरूरी सामान ले आएगी और जल्द ही उसके लिए नाश्ता तैयार कर देगी। उसकी आवाज में न तो गुस्सा था और न ही कोई मांग, बस एक पत्नी का कर्तव्य भाव था। आरोही जब बस्ती के एकमात्र नल से पानी भरने गई, तो वहां पहले से मौजूद औरतों ने उसे घूरना शुरू कर दिया। उसकी रेशमी साड़ी, गोरा रंग और कुलीन चाल ढाल उसे उस भीड़ में अलग खड़ा कर रही थी। औरतें आपस में कानाफूसी करने लगीं कि राजू ने जरूर किसी अमीर घर की लड़की को फंसाया है या भगाकर लाया है। आरोही ने उन तीखी नजरों और भद्दी टिप्पणियों को अनसुना कर दिया और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। जब उसका नंबर आया, तो उसने भारी मटका उठाया और अपनी नाजुक कमर पर रखा। पानी का भार उसे झुका रहा था, लेकिन उसका स्वाभिमान उसे सीधा खड़ा रखे हुए था। दूर खड़ा विवान, जो छिपकर यह सब देख रहा था, अपनी मुट्ठियां भींच रहा था, क्योंकि उसे अपनी ही पत्नी को इस तकलीफ में देखना गंवारा नहीं हो रहा था। लेकिन उसका नाटक अभी बाकी था। घर लौटकर आरोही ने उन थोड़े से पैसों से खरीदे गए आटे और आलू से रोटियां और सब्जी बनाई। उसके हाथ, जो कभी केवल किताबें और पेंट ब्रश पकड़ते थे, अब स्टोव की आंच और गरम तवे का सामना कर रहे थे। जब उसने विवान के सामने थाली परोसी, तो खाने की खुशबू ने उस छोटे से कमरे को महका दिया। विवान ने पहला निवाला मुंह में डाला और ठिठक गया। साधारण मसाले और कम संसाधनों के बावजूद उस खाने में एक ऐसा स्वाद था जो उसे 5 स्टार होटलों के खाने में भी कभी नहीं मिला था। यह स्वाद प्रेम और समर्पण का था। उसने आरोही की ओर देखा, जो उसे खाते हुए देख रही थी।
शायद यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे खाना पसंद आया या नहीं, विवान ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए बस इतना कहा कि काम चल जाएगा। लेकिन उसका दिल पिघल रहा था। दोपहर के समय विवान ने काम पर जाने का बहाना बनाया और घर से निकल गया, यह कहकर कि उसे शाम तक लौटने में देर हो सकती है। असल में वह अपनी आलीशान कार में बैठकर अपने ऑफिस जा रहा था, जहां उसे एक महत्वपूर्ण मीटिंग लेनी थी। लेकिन उसका दिमाग बार बार उस टूटी हुई झोपड़ी में ही अटक रहा था जहां उसने आरोही को अकेले छोड़ा था। उसने अपने सबसे वफादार सुरक्षा गार्ड को सादे कपड़ों में आरोही पर नजर रखने के लिए तैनात कर दिया था। वह जानना चाहता था कि जब वह आसपास नहीं होगा तो क्या आरोही अपने अमीर पिता से संपर्क करने की कोशिश करेगी या भागने का कोई रास्ता ढूंढेगी। विवान को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना निस्वार्थ कैसे हो सकता है। उसे डर था कि यह सब कहीं कोई सपना या छलावा न हो। आरोही ने दोपहर का समय घर को और व्यवस्थित करने में बिताया। उसने फटे हुए पर्दों को अपनी साड़ी के एक टुकड़े से रफू किया और घर के बाहर पड़ी कुछ ईंटों से एक छोटा सा चूल्हा बनाया ताकि गैस बचाई जा सके। शाम ढले जब राशन खत्म होने लगा तो उसने सोचा कि उसे भी कुछ काम करना चाहिए ताकि वह अपने पति का हाथ बंटा सके। वह पास के बाजार में यह पूछने गई कि क्या किसी को सिलाई या कढ़ाई के लिए मदद की जरूरत है। वह एक दुकान से दूसरी दुकान भटकती रही, लेकिन उसकी शक्ल और कपड़ों को देखकर लोग उसे काम देने से कतरा रहे थे। तभी एक बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी उसके पास आकर रुकी और शीशा नीचे हुआ। गाड़ी के अंदर बैठा व्यक्ति विवान का ही एक पुराना व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी कुणाल सेठ ही था, जो अपनी अय्याशी और बदतमीजी के लिए बदनाम था। उसने आरोही को देखा, जिसका पसीना और थकान भी उसकी सुंदरता को कम नहीं कर पा रहे थे। कुणाल ने अपनी गंदी नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और एक घिनौनी मुस्कान के साथ पूछा कि वह इतनी धूप में क्या ढूंढ रही है। आरोही ने उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुणाल ने गाड़ी आगे बढ़ाकर उसका रास्ता रोक लिया। उसने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और आरोही को दिखाते हुए कहा कि उसे काम की क्या जरूरत है। बस वह उसकी गाड़ी में बैठ जाए और उसकी सारी मुश्किलें चुटकियों में हल हो जाएंगी। आरोही का खून खौल उठा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने कुणाल की आंखों में आंखें डालकर देखा, जिसमें डर का नामोनिशान नहीं था। उसने कड़े शब्दों में कहा कि वह अपनी गंदी दौलत अपने पास ही रखे, क्योंकि उसकी जरूरतें कम हो सकती हैं। लेकिन उसका ईमान बिकाऊ नहीं है। आरोही ने स्पष्ट किया कि वह एक विवाहित स्त्री है और अपने पति की मेहनत की कमाई से मिले सूखी रोटी के टुकड़े को भी वह ऐसी हराम की दौलत से 1000 गुना बेहतर मानती है। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि आसपास के कुछ दुकानदार और राहगीर भी रुक कर देखने लगे। कुणाल को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी फटेहाल हालत में रहने वाली कोई लड़की उसे इस तरह सरेआम बेइज्जत कर सकती है। कुणाल का अहंकार चोट खा गया था। उसने गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलते हुए आरोही का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसने धमकी दी कि वह नहीं जानती कि वह किससे पंगा ले रही है और वह उसे बर्बाद कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू पाता, आरोही ने पास पड़ी एक ईंट उठा ली और चेतावनी दी कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वह उसका सिर फोड़ देगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। भीड़ को इकट्ठा होते देख और आरोही का रौद्र रूप देखकर कुणाल घबरा गया। अपनी बदनामी के डर से वह बड़बड़ाते हुए वापस अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। आरोही ने ईंट नीचे फेंकी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं, बल्कि क्रोध और अपमान से। विवान का सुरक्षा गार्ड, जो दूर खड़ा यह सब देख रहा था, उसने तुरंत विवान को फोन करके पूरी घटना की जानकारी दी। जब विवान को पता चला कि कुणाल ने उसकी पत्नी के साथ बदतमीजी की कोशिश की है और आरोही ने उसे कैसे जवाब दिया, तो उसका खून खौल उठा।
लेकिन साथ ही उसके दिल में आरोही के लिए सम्मान कई गुना बढ़ गया। उसे अब यकीन हो गया था कि आरोही सोने की तरह खरी है, जो आग में तपकर और भी निखरती है। उसने तुरंत अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया कि कुणाल सेठी के सारे टेंडर रद्द कर दिए जाएं और उसकी कंपनी को बर्बाद करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। यह एक पति का प्रतिशोध था, जो दुनिया की नजरों में अभी भी सिर्फ एक माली था। शाम को जब विवान राजू बनकर घर लौटा, तो उसके हाथ में मोगरे के कुछ फूल थे जो उसने बगीचे से तोड़े थे। उसने देखा कि आरोही कोने में बैठी घुटनों में सिर दिए शायद रो रही थी, लेकिन उसके कदमों की आहट सुनते ही उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराने की कोशिश की। विवान ने जानबूझकर कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप वे फूल उसके सामने रख दिए। आरोही उन फूलों को देखकर चौंक गई। उसके लिए ये फूल किसी हीरे के हार से कम नहीं थे। उसने भीगी पलकों से विवान की ओर देखा और पहली बार उसे उस अजनबी इंसान में एक दोस्त की झलक दिखाई दी। उस छोटे से इशारे ने बिना कुछ कहे उनके बीच के फासले को थोड़ा कम कर दिया था। रात का खाना खाते समय माहौल थोड़ा हल्का था। विवान ने आरोही से पूछा कि उसका दिन कैसा रहा। आरोही ने कुणाल वाली घटना का कोई जिक्र नहीं किया। वह नहीं चाहती थी कि उसका पति किसी मुसीबत में पड़े या उसे अपनी गरीबी पर शर्मिंदगी महसूस हो। उसने बस इतना कहा कि वह काम ढूंढने गई थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। विवान मन ही मन उसकी समझदारी की दाद दे रहा था। वह समझ गया कि यह लड़की न केवल स्वाभिमानी है, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बातों को छिपाना भी जानती है। विवान को महसूस हुआ कि वह अब आरोही की और परीक्षा नहीं ले सकता। अब समय आ गया है कि वह उसे वो खुशियां देना शुरू करे जिसकी वह हकदार है। रात गहरी हो चुकी थी और बाहर हवा तेज चलने लगी थी, जिससे टीन की छत खड़खड़ाने लगी। अचानक बारिश शुरू हो गई और छत के एक कोने से पानी टपकने लगा। पानी ठीक वहीं गिर रहा था जहां आरोही सोई हुई थी। विवान तुरंत उठा और उसने अपनी खटिया को खिसकाकर ऐसी जगह कर दिया जहां पानी नहीं आ रहा था, और उसने आरोही को खटिया पर सोने के लिए कहा। आरोही ने मना किया, लेकिन विवान ने पहली बार एक अधिकार के साथ उसका हाथ पकड़ा और उसे खटिया पर बैठा दिया। उस स्पर्श में एक बिजली सी दौड़ गई। दोनों एक पल के लिए सहम गए। अंधेरे कमरे में बारिश के शोर के बीच उनकी सांसें एक दूसरे को सुनाई दे रही थीं। आरोही ने संकोचते हुए पूछा कि वह कहाँ सोएगा। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे बगीचे में पेड़ों के नीचे सोने की आदत है। यह टपकती छत उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसने जमीन पर एक पुरानी दरी बिछाई और लेट गया। आरोही खटिया पर लेटी उसे देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह आदमी भले ही गरीब है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। उसे अपनी मां की याद आई, जिन्होंने कहा था कि असली राजकुमार वह नहीं जो सोने के महल में रहता है, बल्कि वह है जो अपनी पत्नी को रानी की तरह सम्मान देता है। आज रात उस टूटी हुई झोपड़ी में आरोही को लगा कि शायद उसे उसका राजकुमार मिल गया है, भले ही वह एक माली के वेश में क्यों ना हो। विवान की आंखों से नींद गायब थी। वह करवटें बदल रहा था, सोच रहा था कि वह इस झूठ को और कितने दिन तक खींच पाएगा। आज कुणाल की घटना ने उसे डरा दिया था। वह जानता था कि उसकी दुनिया के दुश्मन अब आरोही को निशाना बना सकते हैं, भले ही वे उसकी असली पहचान न जानते हों। उसे अब दोहरी जिंदगी जीनी थी, दिन में एक क्रूर बिजनेस टाइकून जो अपने दुश्मनों को कुचलता है, और रात में एक साधारण पति जो अपनी पत्नी का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा है। उसने अंधेरे में आरोही के चेहरे को देखा और कसम खाई कि वह उसे कभी कोई आंच नहीं आने देगा। अगली सुबह एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। मकान मालिक, जो एक लालची और क्रूर आदमी था, किराया वसूलने के लिए आ धमका। उसने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और चिल्लाने लगा कि अगर पिछले 2 महीनों का बकाया किराया आज नहीं मिला तो वह उनका सामान बाहर फेंक देगा। विवान,
जो अभी सोकर उठा ही था, बाहर आया। वह आसानी से उस आदमी का मुंह पैसों से बंद कर सकता था, लेकिन राजू के पास पैसे नहीं थे। आरोही घबरा गई। वह दरवाजे के पीछे खड़ी थी। मकान मालिक ने विवान का कॉलर पकड़ लिया और उसे धक्के मारने लगा। यह अपमान की पराकाष्ठा थी। आरोही अब और चुप नहीं रह सकती थी। आरोही तेजी से बाहर निकली और मकान मालिक और विवान के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। उसने अपनी कलाई से वह सोने की चूड़ी उतारी जो उसने छिपाकर रखी थी। यह उसकी मां की दी हुई आखिरी निशानियों में से एक थी, जो नलिनी की नजरों से बच गई थी। उसने वह चूड़ी मकान मालिक के हाथ में थमाते हुए कहा कि इसे रख लो, इसमें तुम्हारे 6 महीने का किराया निकल जाएगा। लेकिन मेरे पति को हाथ लगाने, उसका दिल चीख रहा था कि वह ऐसा न करे, लेकिन आरोही ने उसकी तरफ मुड़कर एक आश्वस्त मुस्कान दी। मकान मालिक बड़बड़ाते हुए और चूड़ी को परखते हुए चला गया। विवान को इतना गुस्सा और आत्मग्लानि कभी महसूस नहीं हुई थी। उसके पास अरबों की दौलत थी, लेकिन आज उसकी पत्नी को अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी पड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपना नाटक जारी रखना चाहता था। उसने आरोही के दोनों कंधों को पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। आरोही ने उसकी आंखों में देखते हुए सरलता से उत्तर दिया कि गहने तो फिर भी बन सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने उसके पति के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई तो वह घाव कभी नहीं भरता। यह सुनते ही विवान की आंखों में नमी आ गई। उसने अचानक आरोही को अपने गले से लगा लिया। यह उनका पहला आलिंगन था, जो जरूरत और भावनाओं के तूफान में जन्मा था। विवान ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब बहुत हो चुका। आरोही ने अपनी वफादारी, अपना धैर्य और अपना प्यार साबित कर दिया था। अब समय आ गया था कि वह उसे वह स्थान दे जिसकी वह असली हकदार है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि किस्मत ने उनके लिए अभी और भी कठिन परीक्षाएं रखी थीं। वर्मा परिवार, जो अपनी बेटी की बर्बादी का जश्न मनाना चाहता था, एक बड़ी योजना बना रहा था। तभी विवान के फोन पर, जिसे उसने छिपाकर रखा था, एक मैसेज आया। वर्मा परिवार ने अपनी छोटी बेटी की सगाई की घोषणा की थी और उन्होंने विशेष रूप से राजू और उसकी पत्नी को वेटर और काम करने वालों के तौर पर आमंत्रित किया था। यह निमंत्रण नहीं, एक चुनौती थी। दिल्ली की शाम आज कुछ ज्यादा ही रंगीन और चमकदार थी, खास तौर पर वर्मा विला के लिए, जहां रिया की सगाई की भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था। पूरा घर विदेशी फूलों और हजारों टिमटिमाती रोशनी से सजाया गया था, जो दूर से ही किसी सपने के महल जैसा लग रहा था। शहर की तमाम बड़ी हस्तियां, राजनेता और उद्योगपति अपनी महंगी गाड़ियां लेकर वहां पहुंच रहे थे। हवा में महंगे इत्र की खुशबू और वाइन के गिलासों के टकराने की आवाजें तैर रही थीं। लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक काला साया भी था, नलिनी और रिया का घमंड, जो आज अपनी सारी हदें पार करने वाला था। उन्होंने जानबूझकर अपनी पार्टी का समय ऐसा रखा था जब वे आरोही को सबसे ज्यादा जलील कर सके। बस्ती की उस तंग कोठरी में आरोही आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। उसने अपनी सबसे अच्छी लेकिन फिर भी बहुत साधारण सी सूती साड़ी पहनी थी, क्योंकि उसके पास अब रेशमी कपड़े नहीं बचे थे। उसकी आंखों में एक डर था, डर उस अपमान का जो वहां उसका इंतजार कर रहा था। विवान, जिसने एक साफ लेकिन पुरानी शर्ट और पैंट पहन रखी थी, उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने आईने में आरोही की परछाई से नजरें मिलाते हुए कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज रात वह अकेली नहीं है, उसका पति उसके साथ है। विवान की आवाज में एक ऐसा आत्मविश्वास था जिसने आरोही को थोड़ी हिम्मत दी, भले ही वह यह नहीं जानती थी कि यह आत्मविश्वास एक अरबपति का है, न कि एक माली का। जब वे वर्मा विला के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक लिया। गार्ड,
जो कल तक आरोही को मैम कहकर सलाम करते थे, आज उसे हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे। उन्होंने राजू विवान को धक्का देते हुए कहा कि नौकरों का रास्ता पीछे से है, यह गेट मेहमानों के लिए है। आरोही का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन विवान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और गार्ड की आंखों में आंखें डालकर इतनी सर्द आवाज में बात की कि गार्ड एक पल के लिए सहम गया। विवान ने कहा कि उन्हें विशेष निमंत्रण देकर बुलाया गया है और अगर वे अंदर नहीं गए तो तमाशा बाहर ही शुरू हो जाएगा, जो उनके मालिकों को पसंद नहीं आएगा। अंदर का नजारा किसी बॉलीवुड फिल्म के सेट जैसा था। झूमर की रोशनी में हीरे जवाहरात चमक रहे थे और हर तरफ हंसी ठाके गूंज रहे थे। जैसे ही आरोही और राजू ने हॉल में कदम रखा, कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नलिनी, जो हीरों से लदी हुई थी, उनकी ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में क्रूरता साफ झलक रही थी। उसने ऊंची आवाज में, ताकि सब सुन सके, कहा कि देखो, मेरी सौतेली बेटी और उसका माली पति आ गए हैं। उसने मेहमानों से कहा कि चूंकि आज वेटरों की थोड़ी कमी थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को मदद के लिए बुला लिया। आखिर परिवार ही तो काम आता है। पूरे हॉल में दबी हुई हंसी की लहर दौड़ गई। रिया अपने मंगेतर समीर के साथ वहां आई। समीर, जो एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। उसने राजू को ऊपर से नीचे तक देखा और मजाक उड़ाते हुए अपनी खाली गिलास उसकी ओर बढ़ा दी। उसने कहा कि ए वेटर, जरा इसे भर लाओ। विवान का खून खौल उठा। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। वह एक ही वार में समीर का जबड़ा तोड़ सकता था और एक फोन कॉल पर इस पूरी पार्टी को खरीद सकता था, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने आरोही की ओर देखा, जो अपमान के घूंट पीकर भी शांत खड़ी थी। विवान ने चुपचाप गिलास लिया, यह तय करते हुए कि आज रात इन सब का हिसाब ब्याज सहित चुकता होगा। आरोही को रसोई में काम पर लगा दिया गया, जैसे वह घर की बेटी नहीं बल्कि कोई नौकरानी हो। वह मेहमानों के लिए स्नैक्स की ट्रे सजा रही थी, जबकि उसके पुराने दोस्त और रिश्तेदार बाहर पार्टी का मजा ले रहे थे। उसे उन लोगों की बातें सुनाई दे रही थीं जो कल तक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, और आज वे उसकी किस्मत और उसके गरीब पति का मजाक उड़ा रहे थे। विवान रसोई के बाहर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। उसने अपने कान में लगे एक बेहद सूक्ष्म ब्लूटूथ डिवाइस को सक्रिय किया, जो उसके बालों के नीचे छिपा था, और अपने सुरक्षा प्रमुख विक्रम को, जो वेटर के भेष में पार्टी में ही मौजूद था, कोड भाषा में निर्देश देना शुरू कर दिया। पार्टी अपने शबाब पर थी जब रिया ने माइक हाथ में लिया और अपनी प्यारी बहन को स्टेज पर बुलाने का ऐलान किया। उसने कहा कि वह चाहती है कि आरोही और उसका पति सबके सामने आकर उन्हें बधाई दें। यह सम्मान नहीं, बल्कि एक और जाल था। आरोही और राजू जब स्टेज पर चढ़े तो रिया ने जानबूझकर अपना पैर आगे बढ़ाया, जिससे आरोही का संतुलन बिगड़ गया और वह गिरते गिरते बची। राजू ने फुर्ती से उसे संभाल लिया। मेहमान जोर से हंस पड़े। रिया ने माइक पर सहानुभूति का नाटक करते हुए कहा कि बेचारी, गरीबी ने शायद चलना भी भुला दिया है। यह अपमान इतना तीखा था कि आरोही की आंखों में आंसू आ गए। तभी रिया ने अचानक अपनी उंगली की ओर देखा और जोर से चीखने लगी। उसने चिल्लाकर कहा कि उसकी 5 करोड़ की हीरे की अंगूठी गायब है, जो उसने अभी अभी पहनी थी। संगीत रुक गया और पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। रिया ने तुरंत आरोही की ओर उंगली उठाई और आरोप लगाया कि जब आरोही उससे गले मिलने आई थी, तभी उसने अंगूठी निकाल ली होगी। उसने कहा कि गरीबी इंसान को चोर बना देती है और उसे पहले ही शक था कि आरोही यहां सिर्फ चोरी करने आई है। नलिनी ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि नौकरों की जात कभी नहीं बदलती, और उसने पुलिस को बुलाने का आदेश दे दिया। आरोही सन्न रह गई। उसने कांपती आवाज में कहा कि उसने चोरी नहीं की है। वह अपनी मां की कसम खा सकती है, लेकिन भीड़ तो तमाशा देखने के लिए उत्सुक थी। समीर ने आगे बढ़कर
राजू का कॉलर पकड़ लिया और कहा कि तलाशी तो देनी ही पड़ेगी। तुम जैसे लोग मौका मिलते ही हाथ साफ कर देते हो। विवान ने समीर का हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में अब राजू की नरमी नहीं, बल्कि विवान रायचंद की आग थी। उसने कड़क आवाज में कहा कि किसी पर बिना सबूत इल्जाम लगाना बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए जो भी करें सोच समझकर करें। उसकी आवाज की गूंज से हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि एक माली में इतनी अकड़ कहां से आई। पुलिस इंस्पेक्टर, जो वर्मा परिवार का वफादार था, तुरंत वहां पहुंच गया। उसने बिना किसी पूछताछ के आरोही को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। इंस्पेक्टर ने कहा कि इन जैसे लोगों से सच उगलवाना उन्हें अच्छी तरह आता है। थाने चलकर सब पता चल जाएगा। आरोही भय से कांपने लगी। उसे जेल जाने का डर सताने लगा। विवान ने बीच में आकर पुलिस को रोका। उसने बहुत ही शांत और तार्किक ढंग से कहा कि कानून के मुताबिक बिना तलाशी और सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसने चुनौती दी कि अगर तलाशी लेनी है तो सबकी ली जाए, क्योंकि पार्टी में और भी कई लोग आरोही के आसपास थे। नलिनी ने झल्लाते हुए कहा कि ठीक है, इनकी तलाशी लो और फिर इन्हें जेल में डालो। महिला पुलिसकर्मी ने आरोही की तलाशी ली, लेकिन उसके पास कुछ नहीं मिला। फिर राजू की तलाशी ली गई। उसकी जेबें भी खाली थीं। रिया और नलिनी के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अंगूठी कहां गई, क्योंकि उन्होंने खुद उसे आरोही के पर्स में डालने की योजना बनाई थी। असल में विवान के इशारे पर विक्रम वेटर के भेष में जासूस ने बड़ी सफाई से वह अंगूठी उस समय वहां से हटा ली थी जब रिया उसे छिपाने की कोशिश कर रही थी। अब खेल पलटने वाला था। विवान ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ इंस्पेक्टर से कहा कि जब हम पर इल्जाम गलत साबित हुआ है तो अब घर के बाकी लोगों की भी तलाशी होनी चाहिए। शायद अंगूठी कहीं गिर गई हो या किसी और ने उठा ली हो। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई। अपनी साख बचाने के लिए मिस्टर वर्मा ने अनिच्छा से सबकी तलाशी लेने की अनुमति दे दी। विवान ने अपनी आंखों से विक्रम को इशारा किया। विक्रम ने भीड़ का फायदा उठाते हुए बड़ी चतुराई से वह अंगूठी नलिनी के महंगे क्लच बैग में सरका दी थी, जो पास ही टेबल पर रखा था। अब बस उस बैग के खुलने का इंतजार था। इंस्पेक्टर ने औपचारिकता के लिए नलिनी का बैग उठाया और उसे उल्टा किया, और तभी वह चमचमाती हुई हीरे की अंगूठी छन से फर्श पर आ गिरी। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। नलिनी का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसका खून निचोड़ लिया हो। रिया और मिस्टर वर्मा को काटो तो खून नहीं। मेहमान एक दूसरे को देखने लगे और दबी आवाज में बातें करने लगे कि यह तो मां बेटी का ही नाटक था। शायद बीमा के पैसे हड़पने के लिए या अपनी सौतेली बेटी को फंसाने के लिए वर्मा परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी थीं। विवान ने मौके का फायदा उठाते हुए सबके सामने जोर से ताली बजाई। उसने कहा कि वाह, क्या खेल खेला है अमीर लोगों ने। उसने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि देखा आप लोगों ने, कैसे गरीबों को फंसाने के लिए अमीर अपने ही घर में चोरी का नाटक करते हैं। उसने नलिनी की ओर देखकर कहा कि मैडम, अगली बार किसी पर कीचड़ उछालने से पहले अपने हाथ देख लीजिएगा, कहीं वे ही गंदे ना हो। उसके शब्दों ने नलिनी को अंदर तक बेध दिया। वह कुछ बोल नहीं पाई। शर्म और गुस्से से उसका गला रुंध गया था। आज शिकारी खुद शिकार बन गया था। मिस्टर वर्मा ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने इसे एक गलतफहमी बताते हुए बात को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन नुकसान हो चुका था। मेहमान अब नफरत भरी नजरों से उन्हें देख रहे थे। विवान ने आरोही का हाथ थामा, जो अभी भी सदमे में थी कि यह सब कैसे हुआ। उसने आरोही से कहा कि चलो, यहां की हवा बहुत जहरीली हो गई है। हमारा छोटा सा घर इससे कहीं ज्यादा साफ और सुकून भरा है। आरोही ने एक बार अपने पिता और सौतेली मां की ओर देखा, जिनकी नजरें झुकी हुई थीं, और फिर गर्व से सिर ऊंचा करके अपने पति के साथ बाहर निकल गई।
पार्टी के बाहर आकर ठंडी हवा ने उनके चेहरों को सहलाया। आरोही ने गहरी सांस ली, जैसे वह किसी दमघोंटू कमरे से बाहर निकली हो। उसने विवान को रोका और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा कि सच बताओ, वह अंगूठी मां के बैग में कैसे आई? वह जानती थी कि यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। विवान ने उसके सवाल को टालते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा कि भगवान भी कभी कभी गरीबों की सुन लेता है और न्याय करता है। उसने कहा कि हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन आरोही की आंखों में एक नया सवाल था। उसे लग रहा था कि उसका पति वह नहीं है जो वह दिखता है। उस रात जब वे अपनी बस्ती की ओर लौट रहे थे, विवान का फोन उसकी जेब में वाइब्रेट हुआ। यह उसके सेक्रेटरी का मैसेज था, जिसमें लिखा था कि वर्मा ग्रुप के शेयर बाजार में गिरने शुरू हो गए हैं और निवेशक हाथ खींच रहे हैं। विवान ने एक ठंडी आह भरी। यह तो बस शुरुआत थी। उसने आरोही के थके हुए चेहरे को देखा, जो उसकी कंधे पर सिर रखकर सो गई थी। उसे इस बात का सुकून था कि आज उसने अपनी पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा की थी। लेकिन वह यह भी जानता था कि नलिनी और रिया इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। वे घायल नागिन की तरह पलटवार करेंगी। अगले कुछ दिन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण गुजरे। वर्मा परिवार अपनी बदनामी को धोने में लगा था और मीडिया से बच रहा था। इधर आरोही ने अपनी छोटी सी दुनिया में खुशियां ढूंढ ली थीं। उसने पास के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिससे थोड़ी आमदनी हो रही थी। विवान भी काम पर जाता और शाम को लौटता, लेकिन अब वह अक्सर आरोही के लिए कुछ न कुछ छोटा मोटा तोहफा लाता। कभी गजरा, कभी जलेबी। उनके बीच का रिश्ता अब मालिक और नौकरानी या अमीर और गरीब का नहीं, बल्कि दो दोस्तों का बन रहा था जो एक दूसरे को समझते थे। लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। एक शाम जब विवान घर लौटा तो उसने देखा कि आरोही बहुत परेशान है। उसने बताया कि आज दोपहर कुछ गुंडे टाइप के लोग बस्ती में आए थे और उसके बारे में पूछ रहे थे। वे लोग कह रहे थे कि वर्मा साहब ने अपनी बेटी को वापस बुलाने का फैसला किया है। विवान का माथा ठनका। वह समझ गया कि मिस्टर वर्मा अब सीधे तरीके से नहीं, बल्कि टेढ़े तरीके से काम करेंगे। उनकी कंपनी डूब रही थी और उन्हें आरोही की जरूरत थी, शायद किसी नए सौदे के लिए। विवान ने तुरंत अपने सुरक्षा घेरे को और कड़ा करने का फैसला किया, लेकिन वह हमेशा आरोही के साथ नहीं रह सकता था। उसी रात शहर के दूसरे कोने में मिस्टर वर्मा एक अधेड़ उम्र के, मोटे और घिनौने दिखने वाले आदमी के साथ बैठे थे। वह आदमी शहर का कुख्यात साहूकार और तस्कर बलवंत सिंह था। मिस्टर वर्मा ने शराब का गिलास उसके सामने रखते हुए कहा कि मेरा बिजनेस डूब रहा है और मुझे पैसे चाहिए। बलवंत ने अपनी गंदी हंसी हंसते हुए कहा कि पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन बदले में मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे घर की पनौती है, तुम्हारी बेटी आरोही। मुझे एक सुंदर और जवान पत्नी की जरूरत है। मिस्टर वर्मा ने एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए और सौदा पक्का कर दिया। एक पिता ने चंद सिक्कों के लिए अपनी करमान सान है बेटी को भेड़ियों के हवाले कर दिया। अगली सुबह विवान को एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना पड़ा, जिसे वह टाल नहीं सकता था। उसने आरोही को घर के अंदर रहने की हिदायत दी, लेकिन जैसे ही विवान गया, बलवंत के गुंडे बस्ती में आ धमके। उन्होंने लोगों को डराया, धमकाया और सीधे विवान की झोपड़ी का दरवाजा तोड़ दिया। आरोही चीखी, चिल्लाई। उसने लड़ने की कोशिश की। उसने मिर्च पाउडर फेंका, लेकिन वे चार थे और वह अकेली। उन्होंने उसे जबरदस्ती एक वैन में डाला और ले गए। बस्ती वाले डर के मारे अपने घरों में दुबके रहे, जब तक विक्रम और विवान के गार्ड वहां पहुंचते। वैन धूल उड़ाती हुई जा चुकी थी। विवान को जब यह खबर मिली तो वह अपनी कॉन्फ्रेंस के बीच में था। उसके हाथ से पेन छूटकर गिर गया। उसका चेहरा इतना खूंखार हो गया कि बोर्ड रूम में बैठे डायरेक्टर्स की रूह कांप गई। वह राजू का मुखौटा उतार फेंकने के लिए तैयार था,
उसने अपनी टीम को आदेश दिया, मुझे वो वैन हर कीमत पर चाहिए। पूरे दिल्ली को ब्लॉक कर दो। हर सीसीटीवी कैमरा हैक करो। अगर उसे एक खरोंच भी आई तो मैं पूरे शहर को जलाकर राख कर दूंगा। अब दुनिया देखेगी कि एक माली का गुस्सा क्या होता है, या यूं कहें, एक पति का असली रूप क्या होता है। विवान रायचंद अपने कॉन्फ्रेंस रूम से ऐसे बाहर निकले जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उनके पीछे चलने वाले बोर्ड मेंबर्स और एग्जीक्यूटिव्स हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने शांत स्वभाव वाले बॉस को इतना क्रोधित पहले कभी नहीं देखा था। विवान ने अपनी टाई ढीली की और कोट उतारकर अपने सेक्रेटरी के हाथों में थमा दिया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने चलते चलते ही आदेश दिया कि उसकी पर्सनल सिक्योरिटी टीम को तुरंत तैयार किया जाए और शहर के हर कोने में नाकाबंदी कर दी जाए। वह अब राजू नहीं था, वह विवान रायचंद था, जिसके पास दिल्ली को हिला देने की ताकत थी। उसने कसम खाई कि जिसने भी उसकी पत्नी को हाथ लगाने की जरूरत की है, वह आज सूरज डूबने का नजारा नहीं देख पाएगा। रायचंद टॉवर के बेसमेंट में स्थित कमांड सेंटर में बड़ी बड़ी स्क्रीनें जगमगा रही थीं, जिन पर शहर के नक्शे और सीसीटीवी फुटेज चल रहे थे। विवान के आते ही तकनीकी टीम ने उसे रिपोर्ट दी कि उन्होंने उस वैन को ट्रैक कर लिया है जो बस्ती से निकली थी। वह वैन शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने और बंद पड़े केमिकल कारखाने की ओर जा रही थी, जो अब अपराधियों का अड्डा बन चुका था। विवान ने स्क्रीन पर लाल बिंदु को देखा जो आरोही की लोकेशन बता रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, डर से नहीं, बल्कि इस विचार से कि आरोही इस वक्त कितना डर रही होगी। उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि पुलिस को बाद में सूचित किया जाए, पहले वह खुद वहां जाएगा। काली एसयूवी का काफिला रायचंद टॉवर से निकला और दिल्ली की सड़कों पर चीरता हुआ दौड़ने लगा। विवान सबसे आगे वाली गाड़ी में बैठा था। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इतनी जोर से जमे थे कि उसकी पोरें सफेद हो गई थीं। वह अपनी ही गलती पर पछता रहा था कि उसने आरोही को उस असुरक्षित बस्ती में अकेला क्यों छोड़ा। उसने सोचा था कि उसका नाटक उसे सच्चाई दिखाएगा, लेकिन इस नाटक ने उसे खतरे में डाल दिया था। विवान ने मन ही मन निर्णय लिया कि आज यह खेल खत्म होगा। वह आरोही को बचाएगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया को अपनी असली पहचान क्यों न बतानी पड़े। अब उसकी प्राथमिकता केवल आरोही की सुरक्षा थी, उसका टेस्ट नहीं। उधर उस पुराने कारखाने के एक अंधेरे गोदाम में आरोही को एक लोहे की कुर्सी से बांधकर रखा गया था। उसके मुंह पर टेप लगा था और बाल बिखरे हुए थे। धूल और रसायनों की तीखी गंध से उसका दम घुट रहा था। वह होश में थी और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वह रस्सियों को खोलने की कोशिश कर रही थी, हालांकि वे बहुत कसकर बंधी थीं। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब वास्तव में हो रहा है। कुछ घंटे पहले वह अपने छोटे से घर में सुरक्षित थी और अब वह इस नरक में थी। उसे विवान की याद आ रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसका राजू उसे बचाने जरूर आएगा, भले ही वह एक साधारण माली हो। गोदाम का भारी लोहे का दरवाजा चरमराते हुए खुला और बलवंत सिंह अंदर आया। उसके हाथ में शराब की बोतल थी और चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान। उसके साथ वर्मा जी भी थे, जो अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। बलवंत ने आरोही के पास आकर उसके मुंह से टेप हटाया और हंसते हुए कहा कि देखो, तुम्हारा सौदा हो चुका है। उसने बताया कि तुम्हारे पिता ने अपने डूबते हुए व्यापार को बचाने के लिए तुम्हें मेरे पास गिरवी रख दिया है। आरोही ने अविश्वास से अपने पिता की ओर देखा। मिस्टर वर्मा ने सफाई देने की कोशिश की कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था और यह शादी उसके भले के लिए ही है, क्योंकि राजू जैसा भिखारी उसे क्या सुख देता। आरोही का दिल टूटकर चूर चूर हो गया। उसे अपने पिता से प्यार की उम्मीद तो पहले ही नहीं थी, लेकिन वे इतना नीचे गिर जाएंगे, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने अपने पिता की आंखों में देखते हुए थूक दिया
और कहा कि आज से वह अनाथ है। उसने चिल्लाकर कहा कि एक गरीब माली उस जैसे अरबपति बाप से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि उसके पास भले ही पैसे न हो, लेकिन उसके पास एक ईमानदार दिल है। बलवंत को उसकी बातों पर गुस्सा आ गया। उसने आरोही के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और धमकी दी कि अब वह उसकी जागीर है और उसे जुबान संभालकर बात करनी चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। तभी बाहर से गाड़ियों के टायरों के चीखने और किसी भारी चीज के टकराने की जोरदार आवाज आई। बलवंत के गुंडे सतर्क हो गए और अपने हथियार निकाल लिए। विवान की एसयूवी कारखाने के मुख्य गेट को तोड़ते हुए सीधे अंदर घुस आई थी। उसके पीछे उसकी सुरक्षा टीम की गाड़ियां थीं। धूल का गुबार छा गया था। गाड़ी रुकते ही विवान बाहर निकला। उसने आज कोई सूट नहीं पहना था, बल्कि एक काली टी शर्ट और कार्गो पैंट में था, जो उसके गठीले बदन और मजबूत मांसपेशियों को उभार रही थी। उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी, जो उसने पास ही पड़े मलबे से उठाई थी। उसकी आंखों में वहशीपन था, जिसे देखकर गुंडे भी एक पल के लिए सहम गए। बलवंत ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे जाकर देखें कि कौन मरने आया है। 4 हट्टे कट्टे गुंडे लोहे की चेन और डंडे लेकर विवान की ओर दौड़े। विवान अपनी जगह से नहीं हिला। वह किसी चट्टान की तरह स्थिर था। जैसे ही पहला गुंडा उसके पास पहुंचा, विवान ने बिजली की गति से वार किया। उसने रॉड घुमाकर उसके घुटने पर मारा और उसे वहीं ढेर कर दिया। बाकी गुंडे उस पर टूट पड़े, लेकिन विवान आज किसी माहिर योद्धा की तरह लड़ रहा था। उसका हर वार सटीक और घातक था। वह अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी हताशा उन गुंडों पर निकाल रहा था। उसे रोकने वाला कोई नहीं था। आज वह साक्षात काल बनकर आया था। गोदाम के अंदर शोर सुनकर बलवंत घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। उसने मिस्टर वर्मा को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद देखने के लिए खिड़की की ओर बढ़ा। उसने देखा कि उसका आदमियों का पूरा जत्था जमीन पर कराह रहा है और एक अकेला आदमी, जो दूर से कुछ जाना पहचाना लग रहा था, गोदाम की ओर बढ़ रहा है। विवान की चाल में एक राजा जैसी निर्भीकता थी। वह न तो भाग रहा था और न ही छिप रहा था। वह सीधे मौत के मुंह में घुसने के लिए आ रहा था। बलवंत ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और दरवाजे के पीछे छिप गया। उसका नशा उतर चुका था और माथे पर पसीना था। विवान ने गोदाम के दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी और दरवाजा अपनी कब्जों से उखड़कर अंदर गिर गया। धूल और रोशनी के बीच वह वहां खड़ा था। उसका सीना तेज सांसों से ऊपर नीचे हो रहा था। आरोही ने अपनी धुंधली आंखों से उस आकृति को देखा। पहले तो उसे लगा कि वह सपना देख रही है, लेकिन जब धूल छटी तो उसने अपने पति राजू को देखा। लेकिन यह वह राजू नहीं था जिसे वह जानती थी। यह राजू सिर झुकाकर चलने वाला माली नहीं था। यह कोई और था, जिसके चेहरे पर एक ऐसा तेज और क्रोध था जो उसने केवल फिल्मों के नायकों में देखा था। बलवंत हंसा, एक घबराहट भरी हंसी। उसने पहचान लिया कि यह तो वही माली है जिसकी उसने तसल्ली से बेइज्जती की थी। उसने पिस्तौल तानते हुए मजाक उड़ाया कि क्या अब माली भी हीरो बनने चले हैं। उसने विवान को चेतावनी दी कि अगर वह एक कदम भी आगे बढ़ा तो वह गोली चला देगा। लेकिन विवान पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उसने बलवंत की आंखों में देखते हुए बेहद शांत लेकिन डरावनी आवाज में कहा कि अगर तुमने गोली चलाई तो तुम शायद मुझे मार दोगे, लेकिन अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम मौत की भीख मांगोगे, और वह भी तुम्हें नहीं मिलेगी। मिस्टर वर्मा, जो कोने में दुबके हुए थे, राजू को देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण नौकर में इतनी हिम्मत और ताकत कहां से आई कि वह सशस्त्र गुंडों से लड़ सके। विवान ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। बलवंत का हाथ कांपने लगा। वह विवान की आंखों में अपनी मौत देख रहा था। उसने ट्रिगर दबाया,
लेकिन विवान ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए एक तरफ छलांग लगाई और पास पड़ा एक भारी डिब्बा बलवंत की ओर फेंक दिया। निशाना चूक गया और गोली दीवार में जा लगी। इससे पहले कि बलवंत दोबारा फायर करता, विवान उस पर चीते की तरह झपट पड़ा। विवान ने बलवंत की कलाई मरोड़कर पिस्तौल दूर फेंक दी और उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद जो हुआ वह एक तरफा था। विवान ने बलवंत के चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर दी। हर मुक्के के साथ वह चिल्ला रहा था, यह मेरी पत्नी को डराने के लिए, यह उसे छूने के लिए, और यह उसकी आंखों में आंसू लाने के लिए। बलवंत का चेहरा खून से सन गया। वह रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन विवान का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वह आज उस हर इंसान को सजा देना चाहता था जिसने आरोही को चोट पहुंचाई थी। आरोही ने डरते हुए उसे पुकारा, राजू, और उस आवाज ने विवान को रोक दिया। विवान की मुट्ठी हवा में रुक गई। उसने भारी सांस लेते हुए बलवंत को छोड़ दिया, जो अब अधमरा हो चुका था। उसने मुड़कर आरोही की ओर देखा। उसका गुस्सा तुरंत पिघलकर चिंता में बदल गया। वह दौड़कर उसके पास गया और उसके हाथ पैर खोले। आरोही तुरंत उसके गले लग गई और रोने लगी। विवान ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया, उसे महसूस कराते हुए कि अब वह सुरक्षित है। उसने आरोही के बालों को सहलाते हुए कहा कि अब कोई उसे छू भी नहीं पाएगा। आरोही उसके सीने में अपना चेहरा छिपाए हुए थी। उसे विवान के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, जो अभी भी बहुत तेज थी। मिस्टर वर्मा ने भागने की कोशिश की, लेकिन विवान के सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया, जो अब अंदर आ चुके थे। विवान ने आरोही को खुद से अलग किया और अपने ससुर की ओर देखा। उसकी नजरों में इतनी घृणा थी कि मिस्टर वर्मा कांप उठे। विवान उनके पास गया और धीमी आवाज में कहा कि वह उन्हें पुलिस के हवाले नहीं करेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी को अदालत के चक्कर काटने पड़े, लेकिन उनका हिसाब वह अपने तरीके से करेगा। उसने चेतावनी दी कि अगर वे अब कभी आरोही के आसपास भी दिखे तो वह उनका वो हाल करेगा कि वे अपने पैदा होने पर पछताएंगे। विवान ने अपनी जैकेट उतारकर आरोही को पहनाई, क्योंकि उसकी साड़ी फट गई थी। उसने आरोही का हाथ थामा और उसे बाहर ले आया। बाहर का नजारा देखकर आरोही दंग रह गई। दर्जनों काली गाड़ियां, हथियारबंद कमांडो जैसे लोग और पुलिस की गाड़ियां जो अब पहुंच रही थीं। पुलिस कमिश्नर खुद वहां मौजूद थे और वे राजू विवान को देखकर सैल्यूट करने की मुद्रा में आए, लेकिन विवान ने उन्हें आंखों से इशारा करके रोक दिया। आरोही समझ नहीं पा रही थी कि पुलिस एक माली को इतना सम्मान क्यों दे रही है और ये सारी गाड़ियां किसके बुलाने पर आई हैं। विवान आरोही को लेकर एक चमचमाती हुई मर्सिडीज कार के पास गया और उसका दरवाजा खोला। आरोही ठिठक गई। उसने पूछा कि यह किसकी गाड़ी है और हम कहां जा रहे हैं। विवान ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि यह उसके एक अमीर दोस्त की गाड़ी है, जिसने मदद के लिए भेजी है, और वे अब उस बस्ती में वापस नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह जगह अब सुरक्षित नहीं है। आरोही के मन में हजारों सवाल थे। राजू का लड़ने का तरीका, पुलिस का रवैया, यह महंगी गाड़ी, लेकिन वह इतनी थकी हुई और सदमे में थी कि उसने बहस नहीं की और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी के अंदर का माहौल बेहद शांत और आरामदायक था। एसी की ठंडी हवा और नरम सीटों ने आरोही को थोड़ी राहत दी। विवान गाड़ी चला रहा था। उसका चेहरा अब शांत था, लेकिन जबड़ा अभी भी कसा हुआ था। वह सोच रहा था कि अब वह आरोही को कहां ले जाए। बस्ती वापस जाना असंभव था और वर्मा विला वह जा नहीं सकती थी। उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, रायचंद मेंशन, लेकिन वहां ले जाने का मतलब था अपनी सच्चाई उजागर करना। उसने सोचा कि शायद अब सच बताने का समय आ ही गया है, लेकिन वह चाहता था कि आरोही पहले इस सदमे से उबर जाए। विवान ने शहर के एक पॉश इलाके की ओर गाड़ी मोड़ दी। आरोही ने खिड़की से बाहर देखते हुए महसूस किया कि वे शहर के सबसे महंगे रिहायशी इलाके में जा रहे हैं। उसने घबराते हुए पूछा कि क्या हम किसी होटल में जा रहे हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं।
विवान ने उसकी ओर देखा और एक कोमल मुस्कान के साथ कहा कि उसे पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि उसका मालिक विवान रायचंद शहर से बाहर गया है और उसने राजू को अपने गेस्ट हाउस में रहने की अनुमति दी है, जब तक कि वे कोई नई जगह नहीं ढूंढ लेते। यह एक झूठ था, लेकिन एक सुरक्षित झूठ। आखिरकार गाड़ी एक विशाल बंगले के सामने रुकी, जो किसी महल से कम नहीं था। ऊंचे गेट अपने आप खुल गए और गाड़ी अंदर दाखिल हुई। बगीचा इतना सुंदर था कि आरोही अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। यह वर्मा विला से भी कई गुना बड़ा और सुंदर था। नौकर और कर्मचारी वर्दी में खड़े थे, जो गाड़ी देखते ही सिर झुकाकर खड़े हो गए। आरोही को बहुत अजीब लग रहा था। वह संकोच के साथ गाड़ी से उतरी। उसने विवान का हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे वही उसकी एकमात्र डोर हो जो उसे इस अवास्तविक दुनिया से जोड़े हुए थी। विवान उसे लेकर मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, जहां से उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। घर के अंदर का हॉल भव्यता की मिसाल था। संगमरमर की सीढ़ियां, क्रिस्टल के झूमर और महंगी पेंटिंग्स दीवारों पर सजी थीं। एक बुजुर्ग महिला, जो घर की मुख्य हाउसकीपर थीं, पानी का गिलास लेकर आईं। वह विवान को सर कहने ही वाली थीं कि विवान ने उन्हें घूरकर चुप रहने का इशारा किया। आरोही ने पानी पिया और राहत की सांस ली। विवान ने हाउसकीपर से कहा कि वे आरोही को गेस्ट रूम में ले जाएं और उसके आराम का इंतजाम करें। उसने आरोही से कहा कि वह अभी कुछ जरूरी काम निपटाकर आता है। आरोही ने उसे जाते हुए देखा। उसके मन में एक अनजाना सा डर और विश्वास दोनों साथ चल रहे थे। वह नहीं जानती थी कि उसका मांगलिक होना उसे यहां तक ले आएगा, जहां उसका पति एक पहेली बन चुका था। रायचंद मेंशन के उस आलीशान गेस्ट रूम में आरोही की नींद जब खुली, तो उसे एक पल के लिए अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह मखमल के जिस बिस्तर पर सोई थी, वह उसकी उस पुरानी खटिया से कोसों दूर था जिस पर वह पिछले कुछ हफ्तों से सो रही थी। कमरे में एयर कंडीशनर की धीमी गुंजन और बाहर पक्षियों की चहचहाहट ने उसे एक अजीब सा सुकून दिया, जो उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था। उसने धीरे से अपने पैर नीचे उतारे, जो अब नरम कालीन पर थे, और कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। हर चीज बेहद सलीके से रखी गई थी, जैसे कि यह कमरा उसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन इन सब सुख सुविधाओं के बीच उसकी नजरें केवल अपने पति राजू को खोज रही थी, जो कमरे में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजा हल्का सा खुला और एक वर्दीधारी नौकरानी चांदी की ट्रे में नाश्ता लेकर अंदर आई। उसके पीछे विवान भी था। विवान ने अब साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे। हालांकि वे अभी भी साधारण थे, लेकिन उसकी आभा में एक अलग ही चमक थी। उसने आरोही को बताया कि उसके मालिक ने उसे यहां रहने की खास इजाजत दी है और नौकरों को उसकी हर जरूरत का ख्याल रखने का आदेश दिया है। आरोही को यह सब बहुत अजीब लग रहा था कि एक माली के लिए उसका मालिक इतना मेहरबान कैसे हो सकता है, लेकिन उसने विवान की बातों पर भरोसा किया। विवान ने उसे आश्वासन दिया कि यह वह पूरी तरह सुरक्षित है और उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यह घर अब उसका भी है। नाश्ता करने के बाद विवान ने आरोही से कहा कि वह घर में कहीं भी घूम सकती है, सिवाय मालिक के निजी ऑफिस के। विवान को एक जरूरी काम से बाहर जाना था, इसलिए उसने आरोही को घर का जायजा लेने के लिए छोड़ दिया। आरोही अकेले उस विशाल महल में घूमने लगी। वह दीवारों पर लगी महंगी कलाकृतियों और प्राचीन मूर्तियों को देखकर दंग थी। चलते चलते वह एक बड़े हॉल में पहुंच गई, जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर से कागजों की सरसराहट और हल्की रोशनी आ रही थी। अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने के कारण आरोही ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया और अंदर झांका। यह एक डिजाइन स्टूडियो जैसा लग रहा था, जहां चारों तरफ कपड़े, धागे और स्केच बिखरे पड़े थे। यह स्टूडियो रायचंद फैशन हाउस का दिल था, जहां उनके आगामी प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा था।
कमरे के बीच में एक बड़ी मेज पर कुछ अधूरे डिजाइन और कपड़े के नमूने रखे थे। आरोही, जिसका सपना हमेशा से एक फैशन डिजाइनर बनने का था, लेकिन सौतेली मां ने उसे कुचल दिया था, खुद को रोक नहीं पाई। वह मेज के पास गई और उन डिजाइनों को गौर से देखने लगी। उसने देखा कि वहां रखे गए लहंगे के स्केच में रंगों का संयोजन बहुत ही बेमिल था और कढ़ाई का पैटर्न पुराना लग रहा था। यह रायचंद ग्रुप का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रॉयल हेरिटेज था, जो अपनी खराब डिजाइनिंग की वजह से संकट में था। लेकिन आरोही को यह बात पता नहीं थी। आरोही की उंगलियां खुद पास रखी पेंसिल और रबर की ओर बढ़ गईं। उसका कलाकार मन जाग उठा था। वह भूल गई कि वह कहां है और यह किसका काम है। उसने उन डिजाइनों में सुधार करना शुरू कर दिया। उसने पुरानी लकीरों को मिटाकर नई, आधुनिक और पारंपरिक शैली का मिश्रण बनाया। उसने रंगों के कोड बदल दिए और किनारे की कढ़ाई को और अधिक बारीक कर दिया। वह अपने काम में इतनी मग्न थी कि उसे समय का पता ही नहीं चला। उसके हाथों का जादू कागज पर उतर रहा था। एक ऐसा डिजाइन जो न केवल सुंदर था, बल्कि उसमें एक आत्मा थी। वह अपनी सारी पिया और दमित भावनाओं को उन रेखाओं के माध्यम से कागज पर उकेर रही थी। विवान, जो अपना काम निपटाकर वापस आया था, स्टूडियो के दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसने आरोही को इतना तल्लीन और खुश पहले कभी नहीं देखा था। जब आरोही काम पूरा करके पीछे हटी, तो विवान ने चुपके से अंदर कदम रखा। आरोही उसे देखकर घबरा गई और जल्दी से पेंसिल नीचे रख दी, माफी मांगते हुए कि उसने बिना पूछे चीजों को छेड़ दिया। विवान ने कुछ नहीं कहा। वह सीधे मेज के पास गया और उन स्केच को देखने लगा। उसकी आंखें फैल गईं। जिस डिजाइन को उसके पेरिस से पढ़े हुए टॉप डिजाइनर हफ्तों से ठीक नहीं कर पा रहे थे, उसे आरोही ने कुछ ही घंटों में एक मास्टरपीस में बदल दिया था। यह डिजाइन केवल कपड़ा नहीं, बल्कि एक कविता थी। विवान ने आरोही की ओर मुड़कर देखा। उसकी नजरों में अब केवल प्यार नहीं, बल्कि गहरा सम्मान भी था। उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी केवल एक घरेलू और त्याग करने वाली महिला नहीं है, बल्कि एक अद्भुत प्रतिभा की धनी भी है। उसने मन ही मन सोचा कि वर्मा परिवार ने हीरे को पत्थर समझकर फेंक दिया था, लेकिन अब वह इस हीरे को पूरी दुनिया के सामने चमकाएगा। विवान ने आरोही से झूठ कहा कि उसके मालिक को शायद यह बदलाव पसंद आएगा और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने यह नहीं बताया कि वह खुद मालिक है और उसने अभी अभी इस डिजाइन को अपने नए कलेक्शन का चेहरा बनाने का फैसला कर लिया है। दोपहर के समय मैंशन के मुख्य द्वार पर हलचल हुई। नलिनी और रिया, जो वर्मा ग्रुप के दिवालिया होने की कगार पर पहुंचने से घबराई हुई थीं, रायचंद मैंशन आई थीं। उन्होंने सुना था कि विवान रायचंद नए प्रोजेक्ट्स के लिए निवेश कर रहे हैं और वे किसी भी तरह उनसे मिलकर मदद की भीख मांगना चाहती थीं। गेट पर सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोक दिया, लेकिन नलिनी ने अपना पुराना रुतबा झाड़ते हुए कहा कि वे मिस्टर रायचंद की पुरानी पारिवारिक मित्र हैं। गार्ड ने इंटरकॉम पर विवान से बात की। विवान, जो सीसीटीवी में उन्हें देख रहा था, एक पल के लिए मुस्कुराया। उसने गार्ड को उन्हें अंदर आने देने का आदेश दिया, लेकिन उन्हें वेटिंग एरिया में नहीं, बल्कि बगीचे में इंतजार करवाने को कहा। नलिनी और रिया अपनी सबसे महंगी साड़ियां पहनकर आई थीं ताकि वे अपनी गरीबी को छिपा सकें। वे बगीचे में टहल रही थीं और रायचंद मेंशन की भव्यता देखकर जल भुन रही थीं। रिया ने ईर्ष्या से कहा कि काश उनकी शादी किसी रायचंद से हो जाती, तो उन्हें यह दिन न देखना पड़ता। तभी उनकी नजर दूर एक बेंच पर बैठी आरोही पर पड़ी, जो फूलों की एक माला गूंथ रही थी। उसे वहां देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा कि उनकी आंखों को धोखा हुआ है। रिया ने नलिनी का हाथ दबाते हुए कहा कि देखो मां, वह अपशकुन यहां भी पहुंच गई। जरूर यहां नौकरानी का काम कर रही होगी।
नलिनी का डर तुरंत गुस्से और अहंकार में बदल गया। उसने सोचा कि आरोही ने जरूर यहां भी अपनी मनहूसियत फैला दी होगी। वे दोनों तेज कदमों से आरोही की ओर बढ़ीं। आरोही, जो अपने ख्यालों में खोई थी, उन्हें अपनी ओर आते देख सहम गई। नलिनी ने पास आते ही तंज कसना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वाह, तो अब तुम रायचंद के घर में झाड़ू पोछा कर रही हो। उसने कहा कि हमें लगा था कि तुम किसी कोठे पर बिकी होगी, लेकिन तुम तो यहां भी अपनी गरीबी का तमाशा कर रही हो। आरोही खड़ी हो गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने अपनी नजरें नहीं झुकाईं। रिया ने आगे बढ़कर आरोही के हाथ से फूलों की माला छीन ली और उसे जमीन पर फेंक दिया। उसने घृणा से कहा कि तुम जैसी औरतें जहां भी जाती हैं, वहां की हवा गंदी कर देती हैं। रिया ने धमकी दी कि वह अभी मिस्टर रायचंद को बताएगी कि उनकी नौकरानी एक चोर और मांगलिक है, ताकि वे उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दें। आरोही ने गहरी सांस ली और बहुत ही शांत स्वर में कहा कि वह यहां नौकरानी नहीं है और न ही उसे अपनी सफाई देने की जरूरत है। उसने कहा कि समय बदल चुका है और अब वे उसे डरा नहीं सकती। आरोही की आंखों में एक नई चमक थी, जो विवान के साथ रहने से आई थी। नलिनी को आरोही का यह जवाब पसंद नहीं आया। उसे लगा कि उसकी सौतेली बेटी उसका अपमान कर रही है। उसने अपना आपा खो दिया और हाथ उठाया ताकि वह आरोही के गाल पर एक जोरदार तमाचा झड़ सके, जैसा वह बचपन में किया करती थी। आरोही ने अपनी आंखें बंद कर लीं, थप्पड़ का इंतजार करते हुए, लेकिन थप्पड़ नहीं पड़ा। एक मजबूत हाथ ने नलिनी की कलाई को हवा में ही पकड़ लिया था। नलिनी ने चौंक कर देखा तो वहां विवान नहीं, बल्कि मेंशन का हेड ऑफ सिक्योरिटी विक्रम खड़ा था। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था और पकड़ लोहे जैसी। विक्रम ने नलिनी के हाथ को झटकते हुए बेहद कड़क और अधिकारपूर्ण आवाज में कहा कि अपनी हद में रहे मैडम। उसने चेतावनी दी कि इस घर में किसी भी मेहमान पर, और खास तौर पर इस महिला पर, हाथ उठाने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। नलिनी और रिया हक्की बक्की रह गईं। एक सिक्योरिटी गार्ड का इतना साहस कि वह वर्मा परिवार की मालकिन को रोके। रिया चिल्लाई कि तुम जानते नहीं हम कौन हैं। हम मिस्टर रायचंद के मेहमान हैं और यह लड़की हमारी पुरानी नौकरानी है। विक्रम ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए कहा कि अगर उन्होंने दोबारा बदतमीजी की तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी विवान का सेक्रेटरी वहां आया और उसने नलिनी और रिया को सूचित किया कि मिस्टर रायचंद अभी बहुत व्यस्त हैं और उनसे नहीं मिल सकते, लेकिन उन्होंने एक संदेश भिजवाया है कि कल शाम को रायचंद ग्रुप की 50वीं वर्षगांठ की ग्रैंड पार्टी है और वे दोनों को उसमें आमंत्रित करते हैं। सेक्रेटरी ने कहा कि मिस्टर रायचंद वहीं उनसे बात करेंगे। नलिनी और रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि शायद उनकी किस्मत चमकने वाली है और रायचंद उनसे प्रभावित हैं। वे आरोही को एक आखिरी घृणास्पद नजर डालकर वहां से चली गईं, यह सोचते हुए कि कल वे इस लड़की की असलियत सबके सामने लाएंगी। उनके जाने के बाद आरोही बेंच पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। विक्रम ने बहुत ही सम्मान के साथ झुककर उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। आरोही ने सिर हिलाया, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि गार्ड ने उसे इतना सम्मान क्यों दिया। शाम को जब विवान वापस आया तो उसने देखा कि आरोही उदास है। उसने उसके पास बैठकर पूछा कि क्या हुआ। आरोही ने उसे सब बताया, सिवाय इसके कि उसे यह डर था कि नलिनी और रिया उसे कल फिर परेशान करेंगी। विवान ने उसकी हथेली को अपने हाथों में लिया और वादा किया कि कल की रात उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होगी और जो लोग उसे आज तक रुलाते आए हैं, कल वे उसके सामने नजरें नहीं उठा पाएंगे। उस रात विवान ने अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी खोली, जहां उसके महंगे इटालियन सूट्स और घड़ियां रखी थीं। उसने एक गहरा नीला सूट निकाला जो उसने खास तौर पर कल के लिए बनवाया था। उसने शीशे में खुद को देखा और राजू के किरदार को अलविदा कहने की तैयारी की।
उसका चेहरा अब एक शिकारी जैसा लग रहा था, जो अपने शिकार के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा हो। उसने फोन पर अपने पीआर हेड को कॉल किया और निर्देश दिया कि कल की पार्टी में शहर का हर बड़ा मीडिया हाउस मौजूद होना चाहिए। वह चाहता था कि वर्मा परिवार का पतन पूरी दुनिया लाइव देखे। आरोही को विवान ने एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स दिया और कहा कि यह उसके बॉस ने भेजा है, कल की पार्टी में पहनने के लिए। आरोही ने संकोच करते हुए डिब्बा खोला। अंदर एक बेहद खूबसूरत हीरों से झड़ी हुई साड़ी थी, वही डिजाइन जो उसने सुबह स्टूडियो में ठीक किया था। उसके साथ हीरों का एक सेट भी था, जो उसकी सौतेली मां के पास मौजूद किसी भी गहने से 100 गुना ज्यादा कीमती था। आरोही हैरान थी कि बॉस को कैसे पता चला कि यह डिजाइन उसने बनाया था। विवान बस मुस्कुराया और कहा कि कला की कद्र करने वाले कलाकार को पहचान ही लेते हैं। आरोही को नहीं पता था कि वह कल अपनी ही जीत का लिबास पहनने वाली है। पूरी रात मेंशन में तैयारियां चलती रहीं। विवान जागता रहा, हर छोटी से छोटी चीज का मुआयना करता रहा। वह चाहता था कि आरोही का परिचय मैसेज रायचंद के रूप में इतना भव्य हो कि लोग सदियों तक याद रखें। दूसरी तरफ वर्मा विला में नलिनी और रिया भी तैयारियों में व्यस्त थीं, लेकिन उनकी तैयारी साजिशों की थी। वे इस बात से खुश थीं कि उन्हें पार्टी का न्योता मिला है, और वे सपने देख रही थीं कि कैसे वे विवान रायचंद को अपने जाल में फंसाएंगी। वे इस बात से पूरी तरह अनजान थीं कि वे अपनी ही कब्र खोदने जा रही हैं। नियति ने अपना पासा फेंक दिया था और अब बस शह और मात का खेल बाकी था। रायचंद ग्रुप की 50वीं वर्षगांठ का जश्न दिल्ली के सबसे महंगे 5 स्टार होटल के बॉलरूम में मनाया जा रहा था। प्रवेश द्वार को विदेशी ऑर्किड फूलों से सजाया गया था और रेड कारपेट पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग अपनी लिमोजिन और महंगी गाड़ियों से उतर रहे थे और हर तरफ कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। नलिनी, मिस्टर वर्मा और रिया भी अपनी पूरी शानो शौकत के साथ वहां पहुंचे थे। नलिनी ने एक भारी रेशमी साड़ी पहनी थी और रिया एक बोल्ड गाउन में थी। दोनों ही कैमरों के सामने पोज दे रही थीं, यह सोचकर कि आज रात वे विवान रायचंद के करीब पहुंचने में और उनसे मदद मांगने में कामयाब होंगी। हॉल के अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि यहां की चकाचौंध वर्मा विला की किसी भी पार्टी से कहीं ज्यादा थी। वेटर शैंपेन और महंगे स्नैक्स परोस रहे थे और हर तरफ विवान रायचंद की सफलता की चर्चा हो रही थी। रिया ने अपनी मां के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि उसे यकीन है कि विवान रायचंद उसे देखते ही पसंद कर लेंगे और शायद शादी का प्रस्ताव भी रख दें। मिस्टर वर्मा थोड़े नर्वस थे, क्योंकि उनका बिजनेस डूब रहा था और यह पार्टी उनके लिए आखिरी उम्मीद थी। वे उत्सुकता से उस पल का इंतजार कर रहे थे जब महान विवान रायचंद मंच पर आएंगे और वे उनसे अपनी जान पहचान बढ़ा सकेंगे। अचानक बॉलरूम की रोशनी धीमी हो गई और एक स्पॉटलाइट भव्य सीढ़ियों पर पड़ी। वहां आरोही खड़ी थी, जिसने वह हीरों से जड़ी हुई नीली साड़ी पहनी थी जिसे विवान ने दिया था। वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके गले में वही हीरो का हार था और बालों में मोगरे के फूल सजे थे। उसकी सुंदरता इतनी दिव्य और शाही थी कि हॉल में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। लोग कानाफूसी करने लगे कि यह कौन है? क्या यह कोई बॉलीवुड स्टार है या किसी राजघराने की राजकुमारी? आरोही घबराई हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो उसे विवान के साथ रहने से मिला था। नलिनी और रिया ने जब आरोही को देखा तो उनके होश उड़ गए और चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जिसे उन्होंने घर से निकाल दिया था और जो कल तक उनकी दया की मोहताज थी। रिया ईर्ष्या से जल उठी और चिल्लाई कि यह साड़ी जरूर चोरी की है। नलिनी ने मौका देखते ही तमाशा खड़ा करने की सोची। वे भीड़ को चीरते हुए आरोही के पास पहुंची। नलिनी ने जोर से चिल्लाकर कहा कि तुम यहां क्या कर रही हो?
एक नौकरानी को ऐसे कपड़ों में यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? उसने आरोही पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए सुरक्षा कर्मियों को बुलाने की कोशिश की। तभी मंच पर उद्घोषक ने माइक संभाला और जोरदार आवाज में कहा कि देवियों और सज्जनों, स्वागत कीजिए रायचंद ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ मिस्टर विवान रायचंद का। संगीत तेज हो गया और मंच के पीछे से धुआं और रोशनी के बीच एक शख्स बाहर आया। उसने एक गहरा नीला इटालियन सूट पहना था, कलाई पर करोड़ों की घड़ी थी और चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। जब रोशनी उस पर पूरी तरह पड़ी तो नलिनी, रिया और मिस्टर वर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि उनका पूर्व माली राजू था। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन वर्मा परिवार की सांसें जैसे गले में अटक गई थीं। विवान ने आत्मविश्वास के साथ चलते हुए माइक थामा और सीधे अपनी सौतेली सांस और पत्नी की ओर देखा, जिनकी आंखों में अब केवल खौफ था। हॉल में सन्नाटा छा गया। विवान ने गंभीर आवाज में कहा कि आज वह अपनी सफलता का श्रेय किसी बेहद खास इंसान को देना चाहते हैं। वह सीढ़ियों से नीचे उतरे और सीधे आरोही के पास गए। उन्होंने सबके सामने आरोही का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे मंच पर ले आए। विवान ने घोषणा की कि यह खूबसूरत महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी धर्मपत्नी मिसेज आरोही विवान रायचंद है, और इस कंपनी की नई क्रिएटिव हेड भी यही है। यह सुनते ही वर्मा परिवार पर जैसे बिजली गिर गई। मीडिया के कैमरे उनकी ओर मुड़ गए और सवाल पूछने लगे। विवान ने अब अपना लहजा बदल लिया और बेहद सख्त आवाज में कहा कि कुछ लोगों ने हीरे को कोयला समझकर फेंक दिया था। उन्होंने सबके सामने खुलासा किया कि कैसे वर्मा परिवार ने अपनी ही बेटी को एक माली से ब्याह दिया था, यह सोचकर कि वे उसे बर्बाद कर देंगे। विवान ने कहा कि वह माली मैं ही था और मैंने अपनी पत्नी की परीक्षा ली। आरोही हर परीक्षा में पास हुई। उसने गरीबी में भी वफादारी निभाई, लेकिन उसका परिवार इंसानियत की हर परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गया। विवान ने एक इशारा किया और मंच के पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। यह उस गोदाम का सीसीटीवी फुटेज था जहां मिस्टर वर्मा ने आरोही को तस्कर बलवंत सिंह को बेचा था। हॉल में मौजूद मेहमानों के मुंह खुले रह गए और पूरे कमरे में शर्म करो की आवाजें गूंजने लगीं। मिस्टर वर्मा पसीने से तरबतर हो गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस कमिश्नर, जो पहले से वहां मौजूद थे, ने अपने आदमियों के साथ उन्हें घेर लिया। विवान ने नलिनी की ओर देखकर कहा कि आपने इसे अपशकुन कहा था, लेकिन असल में यही मेरे घर की लक्ष्मी है। आज आपका घमंड और लालच ही आपकी बर्बादी का कारण बना है। पुलिस ने मिस्टर वर्मा को सबके सामने मानव तस्करी, धोखाधड़ी और हत्या के प्रयास के आरोप में हथकड़ी लगा दी। नलिनी और रिया रोने गिड़गिड़ाने लगी। वे विवान से माफी मांगने की कोशिश करने लगीं, लेकिन विवान ने सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि इन लोगों को तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। रिया ने विवान के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विवान ने उसे नजरअंदाज कर दिया। मीडिया ने उनकी गिरफ्तारी और अपमान को लाइव प्रसारित किया। जिस समाज में वे अपनी नाक ऊंची रखना चाहते थे, उसी समाज ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। आरोही ने यह सब नम आंखों से देखा। उसे अब कोई दया नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुक्ति महसूस हो रही थी। जब शोर थम गया और अपराधी ले जाए गए, तो विवान आरोही की ओर मुड़ा। आरोही अभी भी सदमे में थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका राजू ही विवान रायचंद है। उसने कांपती आवाज में पूछा कि उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। क्या उसे उस पर भरोसा नहीं था? विवान ने घुटनों के बल बैठकर हजारों लोगों और मीडिया के सामने आरोही के हाथ को चूमा। उसने कहा कि उसने झूठ बोला था, लेकिन उसका प्यार सच है। उसने माफी मांगी कि उसे यह नाटक करना पड़ा, लेकिन उसे एक ऐसी जीवन साथी चाहिए थी जो उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से प्यार करे। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले
और उसने विवान को गले लगा लिया। पार्टी के बाद की वह रात एक अजीब सी खामोशी लेकर आई थी, लेकिन यह खामोशी भारी नहीं बल्कि सुकून देने वाली थी। विवान और आरोही अपनी लिमोजिन में वापस रायचंद मेंशन की ओर जा रहे थे। दिल्ली की सड़कें अब शांत थीं और स्ट्रीट लाइट की रोशनी गाड़ी के अंदर एक दूसरे के चेहरों पर परछाइयां बना रही थी। आरोही खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका दिमाग अभी भी पिछले कुछ घंटों की घटनाओं को संसाधित करने की कोशिश कर रहा था। वह सोच रही थी कि कैसे उसकी जिंदगी ने 360 डिग्री का मोड़ ले लिया है। एक अवांछित बेटी से लेकर एक अरबपति की पत्नी तक का सफर किसी परियों की कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन इसमें वास्तविकता का वजन भी था। विवान ने धीरे से आरोही का हाथ थामा। उसकी पकड़ में एक आश्वासन था। उसने देखा कि आरोही अभी भी थोड़ी सहमी हुई है। शायद उसके झूठ का असर अभी तक पूरी तरह गया नहीं था। विवान ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वह जानता है कि उसे माफ करना आसान नहीं होगा। उसने स्वीकार किया कि उसने एक बहुत बड़ा जुआ खेला था, जिसमें वह उसे हमेशा के लिए खो भी सकता था। विवान की आवाज में एक ऐसी ईमानदारी थी जो आरोही के दिल को छू गई। उसने विवान की ओर देखा और उसकी आंखों में वही अपनापन पाया जो उसे राजू की आंखों में दिखता था। पद और प्रतिष्ठा बदल गई थी, लेकिन इंसान वही था। रायचंद मेंशन पहुंचकर विवान आरोही को सीधे उस बगीचे में ले गया जो घर के पीछे बना था। यह बगीचा चांदनी रात में बेहद खूबसूरत लग रहा था। मोगरे और रात की रानी की खुशबू हवा में तैर रही थी। विवान ने एक गुलाब की झाड़ी के पास रुककर कहा कि यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था, एक माली और एक राजकुमारी की कहानी। उसने आरोही को बताया कि जब उसने पहली बार उसे अपने पिता के घर में देखा था तो उसे लगा था कि वह भी बाकी अमीर लड़कियों जैसी होगी, लेकिन उसके आंसू और उसकी खामोश ताकत ने उसे गलत साबित कर दिया। विवान ने एक गुलाब तोड़ा और घुटनों के बल बैठकर उसे आरोही को दिया। इस बार माली के रूप में नहीं, बल्कि एक पति के रूप में। आरोही ने मुस्कुराते हुए वह गुलाब स्वीकार किया। उसने कहा कि उसे पैसे या महल से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ वह सम्मान और प्यार चाहिए जो उसे उस टूटी हुई झोपड़ी में मिला था। आरोही ने विवान से वादा लिया कि चाहे वे कितने भी अमीर क्यों न हो जाएं, वे अपनी जड़ों और उस सादगी को कभी नहीं भूलेंगे जिसने उन्हें एक किया है। विवान ने उसे गले लगाते हुए वचन दिया कि उसके लिए वह हमेशा उसका राजू ही रहेगा, जो उसकी हर खुशी का ख्याल रखेगा। उस पल उन दोनों के बीच की दीवारें पूरी तरह गिर गईं और एक नए विश्वास की नींव रखी गई। अगले कुछ हफ्तों में विवान ने अपना वादा निभाया और उन सभी ज्योतिषियों और पंडितों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी जिन्होंने अंधविश्वास फैलाकर मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की थीं। उसने मीडिया में एक बड़ा अभियान चलाया जिसका चेहरा आरोही थी। आरोही ने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी, यह बताते हुए कि मांगलिक होना कोई अभिशाप नहीं है। उसकी हिम्मत ने हजारों लड़कियों को प्रेरित किया। समाज जो कल तक उसे अपशकुन मानता था, अब उसकी पूजा करने लगा था। रायचंद फाउंडेशन ने आरोही के नाम पर कई स्कूल और अनाथालय खोले, जहां लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और हुनर सिखाया जाने लगा। दूसरी ओर वर्मा परिवार का अंत वैसा ही हुआ जैसा उनके कर्म थे। मिस्टर वर्मा और नलिनी को धोखाधड़ी और मानव तस्करी के आरोपों में लंबी जेल की सजा सुनाई गई। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और वर्मा विला को नीलाम कर दिया गया। रिया, जो कभी घमंड में चूर रहती थी, अब पाई पाई को मोहताज हो गई थी। उसे अपने पुराने दोस्तों से कोई मदद नहीं मिली और उसे एक छोटी सी नौकरी करके अपना गुजारा करना पड़ा। जेल की सलाखों के पीछे नलिनी अक्सर उस दिन को कोसती थी जब उसने आरोही को घर से निकाला था, यह एहसास करते हुए कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। आरोही ने रायचंद फैशन हाउस की कमान पूरी तरह संभाल ली थी। उसका पहला कलेक्शन सृष्टि जब लॉन्च हुआ तो उसने फैशन जगत में तहलका मचा दिया।
उसने भारतीय पारंपरिक कढ़ाई को आधुनिक डिजाइनों के साथ पेश किया था। लॉन्च पार्टी में आरोही आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। वह डरी हुई लड़की नहीं थी। विवान गर्व से अपनी पत्नी को मंच पर सम्मानित होते देख रहा था। जब मीडिया ने आरोही से उसकी सफलता का राज पूछा, तो उसने विवान की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब आपके पास एक ऐसा साथी हो जो आपको उड़ने के लिए पंख दे, तो आसमान भी छोटा लगने लगता है। समय बीतता गया और रायचंद मेंशन खुशियों से भर गया। एक दिन आरोही ने विवान को एक खुशखबरी दी। वे माता पिता बनने वाले थे। विवान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे ऑफिस में मिठाइयां बंटवाईं। नलिनी और वर्मा परिवार के लोग, जिन्होंने कभी कहा था कि आरोही की वजह से वंश आगे नहीं बढ़ेगा, अब जेल में बैठकर अपनी किस्मत पर रो रहे थे। आरोही का बच्चा जब दुनिया में आया तो वह अपशकुन नहीं, बल्कि रायचंद साम्राज्य का सबसे बड़ा वारिस था। यह नियति का सबसे बड़ा तमाचा था उन लोगों पर जो कुंडली और लकीरों पर भरोसा करते थे, न कि इंसानियत पर। कहानी के अंत में विवान और आरोही उसी पुराने कारखाने के पास वाली बस्ती में गए जहां उन्होंने अपनी शादी के शुरुआती दिन बिताए थे। उन्होंने उस झोपड़ी को खरीदा और उसे वैसा ही रखा। अपनी प्रेम कहानी की निशानी के तौर पर विवान ने उस झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा बगीचा बनाया था। शाम ढल रही थी और वे दोनों बेंच पर बैठे डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। आरोही ने अपना सिर विवान के कंधे पर रखा और कहा कि अगर उसे दोबारा जन्म मिले तो वह फिर से उसी माली से शादी करना चाहेगी। विवान ने हंसते हुए कहा कि और वह फिर से वही नाटक रचेगा, बस उसे पाने के लिए। अंततः यह साबित हो गया कि ग्रहों की चाल किसी का भविष्य तय नहीं करती, बल्कि इंसान के कर्म और उसका चरित्र तय करता है। जिस लड़की को दुनिया ने ठुकरा दिया था, वह आज सबके दिलों पर राज कर रही थी। आरोही और विवान की कहानी दिल्ली की फिजाओं में एक किंवदंती बन गई। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सच्चा प्यार और अच्छाई कभी नहीं हारती, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। और वो कोयला जिसे वर्मा परिवार ने फेंक दिया था, अब वो कोहिनूर बनकर चमक रहा था, जिसकी रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ने वाली थी।